हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो आई होप आपने इससे पहले वाले 3 चैप्टर का वन शॉट देख लिया होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या है? यानी कि जब हमारे बाज़ार में परफेक्ट कंपटीशन होता है तब कैसे रिएक्शन होते हैं, तो वो देखते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं क्या क्या होती है? पहली बात, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है? जब बहुत सारे क्रेता और विक्रेता एक साथ आकर क्या करते हैं, बाजार में उतरते हैं और उनमें जो कंपटीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। इसकी विशेषता क्या है? बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। फिर सेकंड क्या है? सभी फर्में एक विशिष्ट समरूप वस्तु का उत्पादन करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी बेचने वाले हैं वो अलग अलग वस्तु का निर्माण करते हैं। सभी जो फर्में होती हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, वो एक समान वस्तु का उत्पादन करती है। जैसे 1 इंच की बोतल है तो वो सभी इसी इंच की बोतल का उत्पादन करेंगे। फिर थर्ड है, बाजार में वस्तु की कीमतें समान होती है। यानी कि जो वस्तु की प्राइस है वो क्या होती है? समान होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। फोर्थ पॉइंट है, विक्रेताओं तथा क्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या लेना है और कैसे बेचना है। उन सबको पूरा ज्ञान होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर। फिर फिफ्थ है हमारा, फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। यानी कि जो बाजार में उतरता है उसको आने की भी स्वतंत्रता होती है, और जो बाजार से वापस जाना चाहता है वो कहता है कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, तो उसको जाने की भी पूरी स्वतंत्रता होती है। फिर हमारा आता है कीमत स्वीकारक व्यवहार। यानी कि हमें अपनी प्राइस को कैसे डिसाइड करना है इसके अंदर। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक ना होकर कीमत स्वीकारक यानी प्राइस टेकर होती है। यानी कि जो फर्म होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, वो अपनी वस्तु का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, जबकि वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। यानी कि जो निर्धारित प्राइस होती है उसी को वो ग्रहण करती है और उसी पे बेचती है। तो वह फर्म उद्योग द्वारा मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करती है। और वो मांग किसके द्वारा डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा, डिमांड और सप्लाई की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, और उसी पे उसको जो अपना प्रोडक्ट है उसको बेचना होता है। उसी कीमत पर अपनी वस्तु का विक्रय करती है, क्योंकि इस बाजार में सभी फर्मों एवं खरीदारों को कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनको कीमत की पूरी जानकारी होती है। उससे ज़्यादा बेचेंगे तो ग्राहक को पता चल जाएगा ये मतलब ज़्यादा बेच रहे हैं, और अगर कम में बेचेंगे तो उनका ही नुकसान है फिर बेचने वालों का। फिर आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। यानी कि जो फर्म होती है वो प्राइस को जो डिसाइड की हुई है उसको ग्रहण करके उस प्राइस पे ही अपना सामान बेचती है। और जो इंडस्ट्री होती है, यानी कि जिसमें सामान बनता है, उद्योग होता है, वो क्या होती है? प्राइस मेकर होती है, जो कि मांग और जो पूर्ति है उसकी शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। नोट क्या है यहाँ पे? एक पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्में कीमत स्वीकारक होती है, इसलिए उन्हें समान कीमत पर वस्तु को बेचना होता है। फिर आता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू क्या होती है? किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल आय प्राप्त होती है उसे फर्म की संप्राप्ति यानी रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति क्या है? तो एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके जो संप्राप्ति रेवेन्यू अर्जित करती है उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुणा वस्तु की मात्रा। यानी टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस गुणा क्वांटिटी। ये टोटल रेवेन्यू मतलब जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लो एक पेन है, उसकी प्राइस क्या है? 5 रुपये है। हमने कितनी क्वांटिटी में बेचा? हमने क्वांटिटी बेची 10, तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 50। तो ये हमारा क्या है? टोटल रेवेन्यू। फिर आता है कुल संप्राप्ति वक्र। यानी कि टोटल रेवेन्यू का वक्र कैसे बनता है? तो टोटल रेवेन्यू वक्र बिंदु ओ से गुजरती है। इसका मतलब है कि जब हमारी निर्गत 0 होती है तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हमारी टोटल रेवेन्यू मूल बिंदु से
ऊपर गुजरती है और जैसे जैसे निर्गत बढ़ता है वैसे वैसे हमारी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ती है। एक सीधी रेखा दर्शाती है क्योंकि P स्थिर है, यहाँ पे P क्या है, हमारी जो प्राइस है वो स्थिर है, अतः TR वक्र एक ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व है। फिर आता है औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, कुल आगम का वस्तु की मात्रा से अनुपात को औसत आगम कहा जाता है। औसत आगम जो होती है, औसत संप्राप्ति का हमारे फॉर्मूला क्या है, औसत संप्राप्ति एवरेज रेवेन्यू बराबर कुल संप्राप्ति बटे वस्तु की मात्रा यानी टोटल रेवेन्यू बटे क्यू। और औसत संप्राप्ति को हम क्या कह देते हैं, प्राइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो यहाँ पे देखिए, एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। कैसे होती है, औसत संप्राप्ति का हमने फॉर्मूला लिखा कुल संप्राप्ति बटे क्यू, और कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे नीचे देखा क्या था, टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वो ही हमने फॉर्मूला लिख लिया, कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी बटे क्यू, लिख दिया। क्यू से क्यू कट गया तो हमारा क्या बचा, पी। इसका मतलब है कि औसत संप्राप्ति हमारे किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। बाजार कीमत पी पर स्थिर है, हमें एक समस्तीय सीधी रेखा प्राप्त होती है जो y अक्ष को p के बराबर ऊंचाई पर काटती है। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू वो p के बराबर होता है, इसका मतलब p का जो कर्व है वही एवरेज रेवेन्यू का कर्व होगा। तो इन दोनों का कर्व एक समान होता है जो कि सीधी रेखा होती है। यह समस्तीय सीधी रेखा कीमत रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, कीमत रेखा। और अगर आपको बोल दे एवरेज रेवेन्यू का भी बनाना है कर्व तो यही बनेगा। फिर आता है सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। फर्म द्वारा बाजार में एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से फर्म के कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। सीमांत संप्राप्ति का फॉर्मूला क्या है, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। इसका वक्र कैसे बनता है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली फर्म के लिए क्या होता है, ये हमारे पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले कर्व हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है और जो प्राइस है वो क्या रहती है, एकदम बराबर रहती है। ये देखो यहाँ पे बराबर रहती है। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत बाजार कीमत की बराबर होती है, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारी भी प्राइस के बराबर होती है। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर प्राइस। यहाँ पे हम निर्गत को दर्शाएंगे x अक्ष पर और y अक्ष पर संप्राप्ति को दर्शाएंगे, और ये मार्जिनल रेवेन्यू हमारी सीधी समस्तरीय रेखा है। फिर नेक्स्ट आता है लाभ अधिकतमीकरण, यानी कि हमारी फर्म को लाभ कब होगा। तो एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करती है। फर्म का लाभ जिसे हम पाई द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी कुल संप्राप्ति तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच अंतर में परिभाषित किया जाता है। यानी फर्म का लाभ जिसे हम पाई द्वारा दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। यानी हमारी जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम हमारी टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, फर्म का लाभ होगा। तो लाभ अधिकतमीकरण होने के लिए हमारी बुक में, NCERT बुक में कितनी शर्तें दी गई है, 3 शर्तें दी गई है। वो कौन सी है, Q0 पर 3 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी निर्गत हम उत्पन्न कर रहे हैं उस पर 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली कौन सी है, कीमत P सीमांत लागत के बराबर हो, यानी कि जो प्राइस है हमारी वो मार्जिनल कॉस्ट के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और Q0 पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो, यानी कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो गिरती हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि बढ़ती हुई होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है कि फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक हो, यानी कि जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हमारी ज़्यादा होनी चाहिए अल्पकाल में, और जो दीर्घकाल में कीमत है, जो प्राइस है वो औसत लागत से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी प्राइस से कम होनी चाहिए, यानी कि प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हमारा पॉइंट है स्थिति फर्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तीनों शर्तें पूरी होती है या नहीं। अब इसका मतलब है यहाँ पे हमारे यहाँ पे x अक्ष पर क्या दिखाएंगे, निर्गत को दिखाएंगे, और y अक्ष पर कीमत और सीमांत लागत को हम दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्राइस है और यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से जाती हुई, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर पहली शर्त क्या है, हमारी जो
पी है यानी कि प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। तो इस स्थिति पर क्या है, हमारी जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो Q0 पर क्या ह्रासमान नहीं होनी चाहिए, यानी कि गिरती हुई नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ तो बढ़ती हुई है, ये देख लो आप, बढ़ रही है ना ऊपर की तरफ। तो ये दूसरा पॉइंट में हमारा क्लियर हो गया। फिर थर्ड पॉइंट इसमें लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्पकाल और दीर्घकाल नहीं है। तो ये हमारी दो शर्तों को तो पूरी करता है। इसका मतलब ये क्या है, लाभ अधिकतमीकरण हो रहा है हमारा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फर्म का लाभ क्या है, अधिकतम है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और यहाँ पे यानी मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमारा क्या है, लाभ बढ़ते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मार्जिनल कॉस्ट से कम है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो लाभ क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं तो लाभ हमारा क्या होता है, अधिकतम होता है। इस बिंदु पर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है वो बराबर है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा लाभ अधिकतम होगा। फिर स्थिति दूसरी क्या है, ए बिंदु पर MC का ढलान नीचे की ओर है जबकि B बिंदु पर MC का ढलान ऊपर की ओर है, जो दूसरी शर्त को पूरी कर रहा है। यानी कि ए बिंदु है, यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी ढलान क्या है, नीचे की ओर है, जो दूसरी शर्त को पूरी नहीं करता। लेकिन जो हमारा B पॉइंट है वो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि ह्रासमान नहीं है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हमारी दूसरे जो शर्त है उसको पूरी कर रहा है, यानी कि हमारे Q2 पर क्या है, लाभ अधिकतम है। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो पॉइंट बी पे क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि ज़्यादा है। यानी कि MR बराबर MC एट पॉइंट बी है। तो हमारे बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लाभ अधिकतम होगा। फिर स्थिति थर्ड क्या आती है, अल्पकालीन स्थिति में लाभ अधिकतमीकरण करने वाले फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत P औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम हो। यानी कि अल्पकाल में हमारी जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर प्राइस इससे कम है तो यहाँ पे उत्पादन नहीं होगा। ये देख लो, यहाँ हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट और ये हमारी प्राइस है। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो प्राइस से ज़्यादा है, प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। जैसे कि ये मान लो OPBQ1 ये क्या है, हमारा कॉस्ट है और हमें रेवेन्यू कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना हो रहा है, OPAQ1 रेवेन्यू उतना हो रहा है। यानी कि रेवेन्यू और हमारी जो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, इसके मतलब क्या है, ये जो हमारी है ये क्या है, हमारी हानि है। निर्गत स्तर पर Q पर P जो हमारी प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो लाभ अधिकतमीकरण नहीं होगा। यदि, फिर सेकेंड पॉइंट, यदि दीर्घकाल में, पहले हमने बात की अल्पकाल की, अब हम बात करेंगे दीर्घकाल की। तो दीर्घकाल में बाजार कीमत P जो एवरेज कॉस्ट है लागत से अधिक हो तो उत्पादन जारी रखेगी। यानी कि जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम उत्पादन करेंगे, लेकिन कम है प्राइस तो हम उत्पादन नहीं करेंगे, अन्यथा बंद कर देगी। तो यहाँ पे देखते हैं, जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी प्राइस से ज़्यादा है और ये मार्जिनल कॉस्ट काट रही है। तो ये देख लो, हमारा रेवेन्यू कितना है, OPEQ ये हमारा रेवेन्यू है और कॉस्ट कितनी आ रही है, OMRQ ये हमारी कॉस्ट है। यानी कि रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉक्स क्या है, हमारा हानि है। यानी कि निर्गत स्तर Q पर P कम है एवरेज कॉस्ट से, तो लाभ अधिकतमीकरण यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, लॉस होगा। फिर हमें लाभ अधिकतमीकरण का यहाँ पे आरेख बताया गया कि लाभ होगा कब। तो लाभ अधिकतमीकरण समस्या आरेख द्वारा प्रदर्शन। तो यहाँ पे देखो, Q0 पर अल्पकालीन सीमांत लागत की प्रवणता ऊपर की ओर जा रही है। यानी कि अल्पकालीन सीमांत लागत की जो प्रवणता है वो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ये देखो, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है। और तथा P औसत परिवर्ती लागत ABC
से अधिक है, यानी कि जो हमारी प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट और एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राइस से क्या है, कम है, और हमारी प्राइस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारी तीसरी शर्त है वो यहाँ पे पूरी हो रही है, और जो ऊपर वाली दो शर्तें थी कि जो P है वो MC के बराबर होनी चाहिए, वो भी पूरी हो रही है। और जो हमारी सेकंड शर्त थी कि जो Q0 पर है सीमांत लागत हाशमान नहीं होनी चाहिए, सीमांत लागत ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी दूसरी शर्त, तीसरी शर्त और पहली शर्त तीनों पूरी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे Q0 पर हमारा लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। चूँकि सारी शर्तें पूरी हो जा रही है, हम कहेंगे कि फर्म का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर Q0 पर। अतः यहाँ पे क्या है, ये देख लो, आप देख लो हमारे क्या मतलब लाभ हो रहा है। ये देखो OPAQ0 क्या है, हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, और OEBQ क्या है, हमारी कॉस्ट है। इसका मतलब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे लाभ अधिकतमीकरण हो रहा है। फिर आता है एक फर्म का पूर्ति वक्र, यानी कि अब हम आ गए हैं सप्लाई पे, सप्लाई कर्व पे। तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, इसका कर्व यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से को काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट जो ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, वो क्या है, हमारा पूर्ति वक्र है। यानी कि यहाँ पे इसके नीचे उत्पादन नहीं कर सकते, यहाँ पर उत्पादन जो एवीसी के बराबर होगा, और उससे ऊपर वाला जो वक्र है, जो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जा रही है, वो क्या है, हमारा अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। फिर दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में एसी वक्र को मार्जिनल कॉस्ट काटते हुए, यानी कि एमसी वक्र, एसी वक्र को एमसी जो वक्र होता है वो काटते हुए ऊपर की ओर जाती है, तो ऊपर की ओर जाने वाला जो कर्व है वो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है। ये हमारा सप्लाई कर्व का हो गया। फिर एक पॉइंट आता है कि उत्पादन बंदी बिंदु क्या होता है। ये उत्पादन बंदी बिंदु पे बहुत सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस साल भी आने की बहुत चांसेस है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उत्पादन बंदी बिंदु क्या है, जहां अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र को काटता है, यानी कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र को काटता है, इसके नीचे कोई उत्पादन नहीं होगा, यह बिंदु फर्म का अल्पकालीन उत्पादन बिंदु कहलाता है। यानी कि एवीसी को जहां पर एमसी काटता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु कहते हैं, यानी कि इसके नीचे कोई भी उत्पादन नहीं होगा। फिर आता है सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु क्या होता है। तो सामान्य लाभ क्या होता है, लाभ के न्यूनतम स्तर को जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सामान्य लाभ कहकर परिभाषित किया जाता है। टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, यानी कि हमारा रेवेन्यू बराबर है हमारे टोटल कॉस्ट के, तो वो क्या है, हमारा सामान्य लाभ यानी साधारण लाभ हो रहा है। फर्म का लाभ लाभ बिंदु क्या है, इसका अर्थ है न लाभ हो और न ही हानि हो, अर्थात पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म केवल साधारण लाभ अर्जित करती है, वह फर्म का क्या आता है, लाभ लाभ बिंदु कहलाता है। फिर आता है फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति, यानी कि टेक्नोलॉजी में हम अगर कोई बढ़ोतरी हुई है तो वो हमारे पूर्ति यानी सप्लाई को हमें प्रभावित करेगी। आगत कीमतें, यानी कि हमारी प्राइस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारे पूर्ति वक्र को प्रभावित करेगी। और उत्पादन कर तथा पूर्ति वक्र ये हमारे निर्धारक तत्व हो गए। फिर आता है पूर्ति का नियम, यानी कि सप्लाई का नियम क्या होता है। तो पूर्ति वक्र का नियम यानी कि प्राइस जब बढ़ेगी तो सप्लाई भी हमारी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जैसे कि हमारी प्राइस मान लो केले की बढ़ी है, तो किसान क्या चाहेगा कि मैं केले का अधिक से अधिक उत्पादन करूं ताकि मुझे भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पे केले की क्या है, प्राइस बढ़ी हुई है। तो किसान क्या चाहता है, मुझे भी अधिक लाभ हो, तो वो क्या करेगा, अधिक उत्पादन करेगा, यानी कि सप्लाई ज़्यादा करेगा। और अगर केले की कीमत कम है तो किसान सोचेगा कि पिछले साल केले की कीमत कम थी तो इस साल मैं कम उत्पादन करूँगा, तो वो क्या कर देगा, सप्लाई उसको कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, धनात्मक संबोध होता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी।
ये यहाँ पर सप्लाई का कर्व दिया गया है, ठीक है, जो कि इस तरह से होता है। फिर आता है हमारी पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा पी बटे डेल्टा पी, ये हमारी पूर्ति की कीमत लोच का फॉर्मूला हो गया। फिर हमारे ज्यामितीय विधि के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है जब हमारी जो सप्लाई कर्व है वो बिंदु ओ से गुजरती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा है, कब होगी? जब वो जो वाई अक्ष है उसको काटते हुए जाती है, वाई अक्ष को काटते हुए जा रही है, तो ये हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होगी। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है तब किसको काटेगी, एक्सेस को काटते हुए सप्लाई कर्व जाती है, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 से कम होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।